नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। व्यस्त सही जगहों पे हैं जो आपके भविष्य को आगे चल के और ज़्यादा निखारेगा। और हम लोग जो इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं यानी डेफिनेट क्लासेस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम लोग की बात हो रही है दोस्तों, वह अभी चल रही है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर चल रही है दोस्तों? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। इसी क्रम में हम लोग देखते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं भारतीय इतिहास से, यानी उन तमाम पेपरों में जिनकी भी आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए तैयारी करें, जिनमें भी इतिहास आता है। यानी अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं और इतिहास को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, इतिहास के अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें भी इतिहास आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। अब हम लोग जैसे ही बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, हम लोगों ने पहले ही ये बात कर रखी है कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। यानी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। और जो सबसे पहला भाग है दोस्तों वही कहलाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और इंडियन हिस्ट्री को जो दूसरे भाग में विभाजित किया गया है वह कहलाता है दोस्तों मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। क्या कहलाता है? मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। यानी हिंदी में अगर इसको कहें तो इसको हिंदी में जाना जाता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो तीसरा भाग है वह कहलाता है दोस्तों मॉडर्न इंडिया यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और आपको इस बात की जानकारी दी गई थी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग एकदम आखिरी में टच करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने शुरुआत की थी मिडवल इंडियन हिस्ट्री की, यानी मध्यकालीन भारत की हम लोगों ने शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में बहुत पहले ही हम लोगों ने शुरुआत की थी दोस्तों इसकी। और जो मिडवल इंडियन हिस्ट्री का जो समय काल था वह है दोस्तों 712 ईस्वी से 1707 तक का। यानी हम लोगों ने 712 ईस्वी से 1707 तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ, यानी अरब इन्वेजन हुआ। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, फिर हुआ टर्किश इन्वेजन, हम लोगों ने इससे इंपॉर्टेंट सवाल को समझा। फिर हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट सवाल समझा और देखा कि दिल्ली सल्तनत को किन 5 वंशों में विभाजित किया गया है। और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के तरफ, मुग़ल एम्पायर के तरफ। यानी हम लोगों ने इतनी बात कर ली है, अरब इन्वेजन की हम लोगों ने बात करी और फिर टर्किश इन्वेजन की बात की, और टर्किश इन्वेजन की बात करते हुए ही हम लोग उसी क्रम पे बढ़ गए दिल्ली सल्तनत पे। और मुग़ल साम्राज्य भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मुग़ल साम्राज्य को ही जो हम लोग कंप्लीट किए दोस्तों, और आप सबको ज्ञात है कि मुग़ल साम्राज्य 1707 तक चला। यानी 1707 का हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं। और मुग़ल साम्राज्य के ही अंदर जब हुमायूं बादशाह बना था तो मैंने आपको बताया था कि इसी का शासनकाल 2 भाग में विभाजित हो गया था। यानी एक समय ऐसा आया था कि मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, हुमायूं ने फिर से इसको रीस्टोर किया था, फिर से इसकी शुरुआत किया था। जब मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से ख़त्म हुआ था तो उसी समय क्या चल रहा था? सूरी वंश चलने लगा था, सूरी डायनेस्टी चलने लगा था। इसकी भी हम लोगों ने आखिरी बात की थी। यानी सूरी डायनेस्टी चला, और कब से कब तक चला अगर सवाल है तो 1540 से 1555 तक। और 1555 में हुमायूं ने फिर से रिकवर किया था मुग़ल साम्राज्य को, और 1707 तक आखिरी बार चला। आखिरी मुग़ल बादशाह ही कौन माना गया? औरंगजेब माना गया, जो सही तरीके से बादशाहत निभाया, यानी सही तरीके से शासन किया। इतनी बातों को हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। यानी अगर आपने ये तमाम चीज़ों को अभी तक नहीं देखा है, सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी दोस्तों, आपको देख लेना है। और अब हम लोग आज सफ़र शुरू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने अच्छे तरीके से कैसे कड़ियों को याद रखना है देख लिए हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि इसकी हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे और अंत कहाँ तक करेंगे। इस बात को आपको गौर करना है ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और बड़े आराम से सिंपल तरीके से आपको हर चीज़ें समझ में आए। जैसे आपको कहीं जाने के लिए आपको रास्ता पता होना चाहिए दोस्तों, कि आप अपने घर से निकलेंगे और कोई भी एक जगह डिसाइड किए हैं जहाँ तक आपको जाना है, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए कि मुझे अपने मंजिल कैसे पानी है।
बस उसी क्रम में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे आज। लेकिन पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसकी हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, किस रास्ते से होते हुए इसकी मंजिल तक पहुंचेंगे, यानी आखिरी सफ़र तक पहुंचेंगे। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जैसे ही बात आती है दोस्तों, ये चलेगा 1707 से 1947 तक, यानी 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो भी समय काल है वह सब हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को दोस्तों दो भाग में बांटा गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ध्यान से समझना है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दो भागों को पढ़ते हैं, विभाजित करके पढ़ते हैं। और जो पहला भाग है दोस्तों वह है 1707 से 1857 तक। और फिर दोस्तों जो दूसरा भाग है वह है 1857 से 1947 तक। अब पहले भाग के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया मुग़ल साम्राज्य में 1707 में कौन मरा, औरंगजेब मरा, यानी ये आखिरी मुग़ल बादशाह था जिसने सही तरीके से शासन किया। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य पूरे वंशज तो इसके ख़त्म नहीं हो गए होंगे, यानी क्या हुआ होगा, मुग़ल साम्राज्य आगे चला लेकिन मुग़ल साम्राज्य अब सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था, यानी क्या हो गई, मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। बस इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, और इंग्लिश में इसी टॉपिक को जाना जाता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। किस नाम से, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। और जैसे ही डाउनफॉल ऑफ मुगल होगा, और डाउनफॉल ऑफ मुगल को हिंदी में कहा जाता है मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है दोस्तों। और डाउनफॉल ऑफ मुगल यानी मुगल साम्राज्य का पतन जैसे ही शुरुआत होगा, एक चीज़ यहाँ पे और होने लगेगी साथ में ही इसी समय काल के बीच, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी इधर क्या होगा, इधर होगा मुगल साम्राज्य का पतन और उधर होगा अंग्रेजों का उदय, ठीक है। यानी डाउनफॉल ऑफ मुगल भी हम लोग को इसी समय काल में पढ़ने को मिलेगा और पढ़ना पड़ता है। और साथ में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का यानी ब्रिटिशर्स का कैसे उदय होने लगा, कैसे राइज होने लगा हिंदुस्तान के अंदर। इतनी बातों को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और फिर हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। क्या देखेंगे, 1857 का विद्रोह यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। और उसके आगे फिर हम लोग दोस्तों बढ़ जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कई एग्जामों में तो ये अलग नाम से भी, अलग टॉपिक से भी मिल जाता है, अलग बोल दिया जाता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको ध्यान दे के पढ़ना है, वरीयता दे के पढ़ना है, ताकि इससे सवाल आपको ज़्यादा मिलेंगे देखने को। सिलेबस में भी डिफाइन कर दिया जाता है कई बार, कई एग्जामों में। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1857 1947 सेकंड पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे और देखेंगे कि अपना देश कैसे आज़ाद हुआ, कैसे अंग्रेज़ों के चंगुल से बाहर निकला, और क्या हुआ अंत में मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह कौन रहा। इन सब बातों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। और ये सब हम लोग किसके अंदर देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया। और आज हम लोग शुरुआत अब करेंगे फर्स्ट पार्ट की, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के नाम से। बस इसी क्रम में हम लोग अपनी कहानी को जोड़ेंगे दोस्तों और समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। आप सबको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में इस चैनल को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई हिचक की बात नहीं है। बस इसी की बात हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। सबका प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा थंबनेल भी आपको दिखने लगेगा। बस इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की कड़ी को समझेंगे। और हम लोग आज शुरुआत ही कर देंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, यानी आधुनिक भारत इतिहास की, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। और इसी क्रम में सबसे पहली बात को हम लोग ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी मैंने आपको बताया जो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ये हम लोग पढ़ते हैं 1707 से 1947 तक। यानी 1707 से 1947 तक का ही समय क्या कहलाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास कहलाता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहलाता है। और इसी में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वह है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स यानी मुगल साम्राज्य का पतन। और साथ में जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होगा दोस्तों, वैसे ही क्या होगा, ब्रिटिशर्स का उदय होने लगेगा, अंग्रेजों का भी उदय होने लगेगा। डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ेंगे दोस्तों। और ये हम लोग कब से कब तक समय काल इसके अंदर देखते रहेंगे, 1707 से
देखेंगे 1857 तक का। बस कहानी को जोड़ते हैं। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य का आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था जो सही तरीके से रूल किया हुआ था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की ही मृत्यु हुई दोस्तों 1707 में। अब जैसे ही मरा, इसका तो सबसे बड़ा बेटा था अकबर, लेकिन वह कहाँ भाग गया था? इसी के डर से भाग गया था काबुल की तरफ। इन बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी। बाकी इसके बचे बेटे 4, एक बेटा इसका मर चुका था, 3 बेटे अभी बचे हुए थे, 3 बेटे इसके जिंदा थे। और कौन कौन थे 3 बेटे? उनका नाम हम लोग पहले देखते हैं और कड़ी को आगे जोड़ते हैं। जो 3 बेटे बचे हुए थे दोस्तों, उसमें से सबसे बड़े का नाम है मुआज़्ज़म, दूसरा बेटा जो था वह था आज़म, और तीसरा बेटा था दोस्तों काम बख्श। जैसे ही औरंगजेब मरा, इन तीनों के बीच ही लड़ाई शुरू हो गई कि कौन बनेगा अगला मुग़ल बादशाह। और यही सब कारण कहीं ना कहीं बने दोस्तों मुग़ल साम्राज्य के पतन का, डाउनफॉल ऑफ मुग़ल्स का। इन्हीं चीज़ों को हमें देखना है, इनसे सवाल भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखना है आपको चीज़ों को। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे दोस्तों, मैं आपको पॉइंट आउट करता रहूँगा, आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अब चलिए, मुआज़्ज़म, आज़म, काम बख्श, यही 3 बचे थे। मुआज़्ज़म ने क्या किया दोस्तों? आज़म को मार दिया। और मारा कहाँ? उसी युद्ध को हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटल ऑफ जजाओ के नाम से। किस नाम से दोस्तों? बैटल ऑफ जजाओ। और ये कब होगा? ये होगा 1707 में। और किसके किसके बीच हुआ? मुआज़्ज़म और आज़म के बीच। किसके किसके बीच? मुआज़्ज़म और आज़म के बीच। और मुआज़्ज़म और आज़म के बीच जैसे ही हुआ, मुआज़्ज़म सफल हुआ, मुआज़्ज़म विजयी हुआ और आज़म को क्या किया? पराजित करके मार दिया। जैसे ही मारा, ये क्या किया? गद्दी पे काबिज हुआ, तख्ते तकश पे काबिज हुआ। और अगला ही मुग़ल बादशाह कौन बना? मुआज़्ज़म बना। और किस नाम से बना, इस बात का हमें याद रखना है, गौर करना पड़ेगा। मुआज़्ज़म बना दोस्तों, और जिस नाम से ये मुग़ल बादशाह बना वह था बहादुर शाह प्रथम, यानी बहादुर शाह फर्स्ट। यहाँ आपको बहादुर शाह जफ़र से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दूसरा शख्सियत है, इसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। मुआज़्ज़म इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसी को दोस्तों जाना जाता था एक और नाम से, बूढ़ा बादशाह। मुआज़्ज़म को ही जाना जाता है बूढ़ा बादशाह के नाम से, यानी बहादुर शाह प्रथम को ही जाना जाता है किस नाम से? बूढ़ा बादशाह के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 65 साल की उम्र में क्या बना था? बादशाह बना था। इस बात का भी आपको गौर करना है, याद रखना है। पूछा जाता है सवाल कि बूढ़ा बादशाह किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं, यानी मुआज़्ज़म को कहते हैं। बस इसी क्रम में हम लोग आगे की कहानी जोड़ते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा इसका समय काल, इसका यानी रूलिंग पीरियड याद रखना है, शासन काल याद रखना है। वह है 1707 से 1712 तक का। यानी मुआज़्ज़म को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था। इसका जो समय काल है वह है 1707 से 1712। और इसी के सिटीजन, यानी इसी के साम्राज्य के लोग इसको एक और नाम से बुलाया करते थे, एक और नाम से जाना करते थे, शाहे बेखबर। ये अपने में ही मस्त रहा करता था, इसको दुनियादारी और अपने साम्राज्य से कोई मतलब नहीं था। इसी कारण से इसके साम्राज्य के लोग, इसके सिटीजन, इसका नाम ही रख दिए थे शाहे बेखबर। और कभी कभी एक और सवाल आता है, शाह आलम प्रथम किसे जाना जाता है? यानी मुआज़्ज़म का एक और नाम था शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम प्रथम। यानी मुआज़्ज़म के आप 4 नाम देखें, मुआज़्ज़म तो है ही, फिर दूसरा नाम जिस नाम से ये गद्दी पे काबिज हुआ वह है बहादुर शाह प्रथम, फिर बना ये शाह आलम प्रथम भी इसको जाना जाता है। और साथ में इसी के साम्राज्य के लोग इसी को जानते थे दोस्तों, इसी को बुलाया करते थे शाहे बेखबर के नाम से। इतनी बातों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इससे कभी ना कभी आपको सवाल देखने को मिलते ही रहते हैं। अब इसी क्रम में 1707 में ही जैसे ही ये मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पे काबिज हुआ, आपको याद आ रहा होगा औरंगजेब ने संभाजी को मारा था और उन्हीं की वाइफ येसुबाई और उन्हीं के बेटे जिनका नाम क्या हुआ करता था? साहू, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया था। बस वही जो साहू हुआ करते थे, जैसे ही मुआज़्ज़म यानी बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे काबिज हुआ, साहू को इसने क्या किया? रिलीज कर दिया। यानी साहू जो हो गए वह मुग़ल साम्राज्य की कैद से आज़ाद हुए और यही अगले बने रूलर, कहाँ के? रूलर ऑफ मराठा, मराठा के ये रूलर बने। और किस नाम से बने अगर आपको जानना है दोस्तों, ये सवाल भी आता है, तो इसका जवाब है छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। किस नाम से? छत्रपति शाहू महाराज के नाम से।
इतनी बातों को आपको गौर करना है, याद करना है। यानी अगर ये सवाल आए कि औरंगजेब ने जब शाहू को अरेस्ट किया था तो औरंगजेब के बाद किस मुगल बादशाह ने शाहू को क्या किया था, आज़ाद किया था, मुगल साम्राज्य की चंगुल से शाहू कब निकले थे, तो आप बोलेंगे 1707 में निकले थे। उस समय मुगल साम्राज्य की तख्ते तकश कौन संभाल रहा था, बहादुर शाह प्रथम संभाल रहा था, जिसे हम लोग बूढ़ा बादशाह यानी शाह बेखबर के भी नाम से जानते हैं। इन सब बातों का हम लोगों ने अभी जिक्र किया, कौन कौन से इसके नाम हैं। बस आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और समझते हैं और इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में साथ आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। 1709 में इसी का एक भाई अभी बचा हुआ है, आप ध्यान दे रहे होंगे, कामबख्श। इसी कामबख्श की हत्या कौन करेगा, मुआज़म करेगा, यानी बहादुर शाह प्रथम करेगा। 1709 में किसकी हत्या होगी, कामबख्श की, यानी कामबख्श मारा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, मुआज़म द्वारा। और इसी क्रम में दोस्तों ये निकल जाएगा अपने मिशन पे, यानी मुआज़म निकलेगा अपने मिशन पे कब, 1712 में। और किसके खिलाफ मिशन पे निकला था, ये निकला था दोस्तों बंदा बहादुर के खिलाफ पे, यानी बंदा बहादुर से ये बगावत किया और बंदा बहादुर को ही पराजित करने के लिए इसी उद्देश्य के साथ ये बंदा बहादुर से लड़ने निकला। अब बंदा बहादुर हुआ कौन करते थे, बंदा बहादुर हुआ करते थे दोस्तों शिष्य, यानी पुपिल हुआ करते थे, यानी ये शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य हुआ करते थे, सबसे बड़ा सवाल। शिष्य ये हुआ करते थे दोस्तों सिखों के 10वें गुरु के, यानी 10th सिख गुरु। अब 10th सिख गुरु कौन हुआ करते थे, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है, सवाल पूछा भी जाता है तो आपको बोलना है गुरु गोविंद सिंह। कौन हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह। और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह को ही सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि कौन से ऐसे सिख गुरु हैं जिन्हें सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह। यही गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुआ करते थे सिख धर्म के, उन्हीं के ये शिष्य हुआ करते थे बंदा बहादुर। इन्हीं से विद्रोह किया और मुआज़म यानी बहादुर शाह प्रथम निकला इन्हीं को पराजित और मारने के लिए। लेकिन पाशा उल्टा पड़ा और क्या हुआ, बंदा बहादुर ने ही क्या किया, मुआज़म को मार दिया। और यही कारण है कि इसका जो समय काल है दोस्तों आपको आखिरी देखने को मिलता है 1712, और 1712 में ही क्या होगा, मुआज़म मारा जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से जितने बनते हैं ध्यान से एक बार हम लोग सुन लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके नाम पूछे जाते हैं। मुआज़म को ही जाना जाता है बूढ़ा बादशाह के नाम से, इसी को जाना जाता है जब ये गद्दी पे काबिज हुआ बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इसी का एक और नाम है शाह आलम प्रथम। इतनी बातों को गौर किए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के समय काल में शाहू जो कि छत्रपति शिवाजी के पोते हुआ करते थे, यानी संभाजी के बेटे हुआ करते थे, उन्हें रिलीज कर दिया गया था मुआज़म के द्वारा। और उसी के बाद ये बने थे अगले शासक मराठा के, यानी छत्रपति शाहू महाराज बने थे। ये उसी नाम से शासक बन के रूल किए थे। फिर 1709 में इसने अपने भाई को ही कामबख्श को मारा और 1712 में ये विरोध किया बंदा बहादुर का। बंदा बहादुर कौन हुआ करते हैं, बंदा बहादुर हुआ करते हैं शिष्य किसके, गुरु गोविंद सिंह के। और गुरु गोविंद सिंह ही कहलाते हैं 10वें सिख गुरु। इन्हीं को जाना जाता है सच्चे बादशाह के भी नाम से। इतनी बातों को आपको याद रखना है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं। अब हम लोग आगे की कड़ी पे बनते हैं और आगे की कड़ी को जोड़ते हुए ये समझते हैं कि आगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। अब यानी मुआज़म क्या हुआ, मारा गया, यानी अब मुगल बादशाह किसको बनना चाहिए, इस बात पे चर्चा होगी और देखेंगे और कौन कौन से उससे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। बस इसी क्रम में अपनी कहानी को मैं जोड़ूंगा आगे और देखा जाएगा कि कैसे आगे चीज़ों को याद रखना है, कैसे कड़ियों को देखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। इसी क्रम में दोस्तों जैसे ही मुआज़म मरा, अगला मुगल बादशाह बना जहांदर शाह। कौन बना, जहांदर शाह। और जहांदर शाह का जो समय काल है दोस्तों वह रहा 1712 से 1713 तक, यानी एक साल भी ढंग से ये राज्य नहीं कर पाया था। जहांदर शाह को ही एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किसे जाना जाता है, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसे लंपट मूर्ख कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। यानी लंपट मूर्ख किसे जानते हैं हम लोग, जहांदर शाह को जानते हैं लंपट मूर्ख। इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी आपको देखने को ये मिल जाता है, लंपट मूर्ख। ठीक है, इसको उपाधि दी गई इसके साम्राज्य के द्वारा। बाद में इतिहासकारों ने भी कहा कि हाँ ये लंपट मूर्ख था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे होगा क्या। ये मुगल बादशाह किसकी मदद से बना था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको गौर करना है। ये मुगल बादशाह, इसको बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था
वह था जुल्फ़िकार का। किसका हाथ था दोस्तों? जुल्फ़िकार। अगर जुल्फ़िकार नहीं होता तो जहांदर शाह मुग़ल बादशाह नहीं बन पाता। अब जुल्फ़िकार कौन था? जुल्फ़िकार हुआ करता था बेटा किसका? अशद खान का। और आपको याद आ रहा है जब औरंगज़ेब की हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब का वजीर ही कौन था? अशद खान था। और यही वह शख्सियत है जब औरंगज़ेब अपने साउथ मिशन पे था, यानी दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकला हुआ था, तो उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया को कौन संभाल रहा था? अशद खान संभाल रहा था। औरंगज़ेब का ये वजीर हुआ करता था। यही असद खान का बेटा ही कौन है? जुल्फ़िकार। यही जुल्फ़िकार मदद करेगा जहांदर शाह को अगला मुग़ल बादशाह बनने में। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक और सवाल हम लोग आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। जहांदर शाह ने टाइटिल दी, ली नहीं थी दोस्तों, इसने दी थी। किसे टाइटिल दी थी? इसने टाइटिल दी दोस्तों जय सिंह को। जय सिंह कौन हुआ करते थे? जय सिंह हुआ करते थे रूलर ऑफ आमेर। किसके रूलर हुआ करते थे? किसके शासक हुआ करते थे? आमेर के। जहांदर शाह ने जय सिंह को एक टाइटिल दी, एक उपाधि दी, जिसको हम लोग जानते हैं सवाई और मिर्ज़ा, यानी सवाई एंड मिर्ज़ा की उपाधि यानी टाइटिल जय सिंह को किसके द्वारा मिली थी? जहांदर शाह के द्वारा मिली थी। और यही जय सिंह के ही नाम पे जयपुर शहर बनाया गया, जयपुर शहर बसाया गया था, इन्हीं के नाम पे है ये शहर। जयपुर शहर को ही पिंक सिटी भी कहा जाता है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में यूनेस्को की लिस्ट में भी ये शामिल हो चुका है, इस बात की भी आपको जानकारी है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसने एक और शख्सियत को टाइटिल दी थी, और वो शख्सियत कौन था? वह हुआ करता था दोस्तों अजीत सिंह। और अजीत सिंह क्या हुआ करते थे? अजीत सिंह शासक हुआ करते थे जोधपुर के। कहाँ के शासक हुआ करते थे? जोधपुर के। रूलर हुआ करते थे अजीत सिंह जोधपुर के, और इन्हीं को टाइटल दी गई थी जहांदर शाह द्वारा महाराजा की, महाराजा के। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा था। सवाल कैसे आते हैं? सवाल ये आते हैं कि अशद खान का बेटा कौन था? आप बोलेंगे जुल्फ़िकार। इसने मदद किसकी की थी मुग़ल बादशाह बनने में? अगर सवाल आए तो आप बोलेंगे जहांदर शाह को। और जहांदर शाह को ही लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जहांदर शाह ने ही टाइटल दी थी जय सिंह को। किसकी टाइटल दी थी? क्या टाइटल दी गई थी? सवाई और मिर्ज़ा की दी गई थी। जय सिंह रूलर हुआ करते हैं अमेर के। साथ में जय सिंह के ही नाम पे जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। और जयपुर शहर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। साथ में जहांदर शाह द्वारा अजीत सिंह को भी एक टाइटल दी गई थी, उस टाइटल का नाम है महाराजा। और अजीत सिंह जोधपुर के शासक हुआ करते थे। इतनी बातें इससे इंपॉर्टेंट बनती हैं। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। ये पड़ जाएगा प्यार में, यानी प्रेम प्रसंग में पड़ जाएगा। और किससे पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली की एक तवायफ हुआ करती थी, यानी एक वैश्या हुआ करती थी, जिसका नाम था दोस्तों लाल कुंवर। क्या नाम हुआ करता था? लाल कुंवर। दिल्ली की एक वैश्या यानी एक तवायफ हुआ करती थी, जिसका नाम था लाल कुंवर। उसी से ये प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे, प्यार में पड़ गए थे जहांदर शाह। और लाल कुंवर से ही इन्होंने शादी रचाई, यानी इन्होंने निकाह किया। वहाँ तक बातें सब सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लाल कुंवर के जितने रिलेटिव हुआ करते थे, यानी जितने भी संबंधी हुआ करते थे, जितने भी सखी संबंधी हुआ करते थे, सबको इसने बुला लिया, जहांदर शाह ने बुला लिया। कहाँ? लाल किले के अंदर, यानी लाल किले में बुलाया और सबको बना डाला मंत्री। किसको बना डाला? लाल कुंवर के जितने भी सगे संबंधी हुआ करते थे, रिलेटिव्स हुआ करते थे, सबको बुलाया लाल किले के अंदर और बना दिया मंत्री। यानी मुगल साम्राज्य के अंदर सबके सब मंत्री बन चुके थे इसके। बस इसी बात की टेंशन किसको हुई? अब कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य पतन की ओर तो जाना ही था। देख ही रहे हैं कि औरंगजेब के बाद कैसे चीज़ें डगमगाने लगी थी। यही कारण है कि हम लोग पढ़ते ही हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल्स के नाम से। बस हम लोग आगे की कहानी पे देखते हैं। अब जैसे ही रिलेटिव बने मंत्री, इसी बात की टेंशन हुई दोस्तों सैयद ब्रदर्स को, यानी सैयद बंधुओं को इसकी टेंशन होने लगी। इस बात पे बहुत गहन अध्ययन किए और बड़े चिंतित हुए। सैयद ब्रदर्स कौन हुआ करते थे? सैयद ब्रदर्स हुआ करते थे मंत्री मुगल साम्राज्य के उस समय। और सैयद ब्रदर्स में दो बंधुओं का हम लोग नाम पढ़ते हैं। दो बंधु हैं दोस्तों, अब्दुल्ला खान, और जो दूसरा है वह है दोस्तों हुसैन अली खान। ठीक है, यानी सैयद बंधु, अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जाए सैयद बंधु में कौन दो शख्सियत हुआ करते थे, कौन दो शख्सियत को, यानी कौन दो
इंसान को हम लोग जानते हैं सैयद बंधु के नाम से, सैयद ब्रदर्स के नाम से। तो पहला है अब्दुल्ला खान, दूसरा है हुसैन अली खान। ये दोनों भाई ही हुआ करते थे और दोनों ही इसके शासनकाल में क्या हुआ करते थे, मुगल साम्राज्य के मंत्री हुआ करते थे। इसी बात की टेंशन हुई सैयद ब्रदर्स को और इसी क्रम में सैयद ब्रदर्स के ही द्वारा किसको मारा गया जहांदर शाह को। यानी 1713 में ही जहांदर शाह का अंत हुआ। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे ही जहांदर शाह अंत हुआ वर्चस्व किसका कायम होने लगा होगा, कहीं ना कहीं सैयद ब्रदर्स का होने लगा होगा। यानी अब सैयद ब्रदर्स इस कंडीशन पे पहुंच चुके थे कि वह अपना अगला मुगल बादशाह घोषित कर सकते थे। बस इसी क्रम में जहांदर शाह के भतीजे को ही अगला मुगल बादशाह घोषित किया गया। और अब हम लोग समझेंगे कि उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और कौन हुआ करता था अगला मुगल बादशाह जहांदर शाह के बाद। जहांदर शाह के बाद इसी का भतीजा जो कि कहलाता है दोस्तों फर्रुखशियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है और कहीं ना कहीं यही कारण बना कि इसने क्या कर दिया, अंग्रेज को पूरे तरीके से छूट दे दी अंग्रेज़ों को और हम लोग का देश गुलाम हो गया। फर्रुखशियर अगला मुगल बादशाह ही कौन बना जहांदर शाह के बाद, जैसे ही मारा गया सैयद ब्रदर्स के द्वारा, अगला मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। और इसका जो समय काल है दोस्तों वह चला 1713 से 1719 तक। ठीक है, फर्रुखशियर बना अगला मुगल बादशाह। किसके द्वारा बनवाया गया, सैयद ब्रदर्स ने पूरा अपना योगदान दिया कि फर्रुखशियर अगला मुगल बादशाह बन जाए। यानी फर्रुखशियर जो कि जहांदर शाह का भतीजा हुआ करता था अगला मुगल बादशाह बना। और इसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों घृणित कायर के नाम से। अगर कभी भी आपके सामने सवाल आए कि घृणित कायर किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे फर्रुखशियर को कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं डरपोक हुआ करता था, बड़ा ही कायर हुआ करता था और कहीं ना कहीं अब वर्चस्व और जितना भी देख रेख थी वह किसके कब्जे में आने लगी, सैयद ब्रदर्स के कब्जे में आने लगी। यानी फर्रुखशियर बस नाम का शासक बन के रह गया था। लेकिन जैसे ही फर्रुखशियर 1713 में इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, मुगल बादशाह बनाया गया। इसी खुशी में इसने क्या किया था, अब्दुल्ला खान को मुगल साम्राज्य का वजीर और हुसैन अली खान को मीर बख्श बना डाला था। और मीर बख्श को ही हम लोग जानते हैं दोस्तों सेनापति के नाम से। ये एक टाइटल हुआ करती है जो सेनापति को जिस नाम से बुलाया जाता था मुगल साम्राज्य के अंदर। इस बात की हम लोगों ने चर्चा पहले ही कर रखी। यानी अब्दुल्ला खान बन गया था वजीर और हुसैन अली खान बन गया था मीर बख्श। बस ये सब बातें इधर चल रही थी, पूरा वर्चस्व मुगल साम्राज्य में यही कायम किए हुए थे। ये बस कहलाने का शासक था, मुगल बादशाह बस कहलाने का था। और इसी क्रम में दोस्तों कहीं ना कहीं दिमाग खटका दो सूबेदारों का। कौन कौन से दो सूबेदार हुआ करते थे, एक बंगाल का और एक अवध का। यानी बंगाल और अवध के सूबेदार का कहीं ना कहीं दिमाग खटका और उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित करना ही समझदारी की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुगल साम्राज्य का पतन शुरुआत हो चुका है, मुगल साम्राज्य ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बस इसी क्रम में बना दोस्तों फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ही बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था मुगल साम्राज्य का अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो वह बना फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और जैसे ही अवध का जो सूबेदार हुआ करता था अपने आप को अलग घोषित किया, वह बना फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। क्या बना, फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। अब ये दो शख्सियत कौन हुआ करते थे, इन लोगों ने आगे चल के क्या किया, क्या सैयद ब्रदर्स ने इनका विरोध नहीं किया, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। और फर्रुखशियर का अंत देखेंगे और देखेंगे मुगल साम्राज्य और कैसे अपने पतन की ओर बढ़ता रहा, साथ में अंग्रेज कैसे अपने उदय की ओर बढ़ते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। कल इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे आगे की कड़ियों को कैसे जोड़ना है। और इसी के साथ दोस्तों आज के सफ़र को यहीं पे रोकता हूं। कल आपको इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मंजिल की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।